हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग लाइफ प्रोसेसेस का तीसरा पोर्शन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स की बात करें तो हम उस पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर, जिसमें हमने हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में रखेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। बहुत छोटा सा सेगमेंट है, ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगने वाला है। छोटी सी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा हैवी क्वेश्चन इससे आस्क नहीं होता है। ठीक है, तो बात करते हैं आज के टॉपिक की, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो सबसे खास बात प्लांट्स में ये देखने के लिए मिलती है कि इन द केस ऑफ प्लांट देयर इज नो लोकोमोशन, कि प्लांट्स में कोई किसी प्रकार का लोकोमोशन नहीं होता है। नहीं लोकोमोशन का मतलब क्या है कि वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, जहां पर है प्रेजेंट वहीं पर प्रेजेंट है। दैट इज वाई द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, जो प्लांट की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत कम है। ठीक है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत लेस हैं एज कम्पेयर टू एनिमल्स। अब अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है तो इसका मतलब रेस्पिरेशन का रेट भी स्लो होगा, इतना फास्ट तो नहीं होगा। या फिर चीजों का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसकी बॉडी के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू, तो अगर वो इस स्लो रेट पर भी हो रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसका मैकेनिज्म स्लो है, ज्यादा फास्ट एक्शन नहीं है कि उसको रैपिड एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, या उसको ऐसी जरूरत पड़ रही है, कहीं से भागना पड़ रहा है ना, फूड का डाइजेशन तुरंत करना पड़ रहा है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो बेसिक सी बात यह है कि प्लांट में जो भी चीज, अगर हम बात करते हैं गैसेस की, ठीक है, तो गैस की बात हमने करी थी कि डायरेक्टली डिफ्यूज होती है। ठीक है, गैस कैसे एंटर करती है प्लांट में, डायरेक्टली डिफ्यूज होती है। कौन सी गैस चाहिए प्लांट को? CO2। ये तो हम पीछे से पढ़ के आ रहे हैं कि प्लांट को CO2 चाहिए, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। और O2 उसका बाय प्रोडक्ट वो बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है? डायरेक्टली डिफ्यूजन से हो रहा है। जो भी प्लांट का पार्ट एक्सपोज्ड है एनवायरमेंट से, उससे उसमें डिफ्यूजन हो रहा है और डायरेक्ट गैसेज अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है। और किसके थ्रू एंटर होती है ये तो हमें पता है, दैट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एंट्री हो रही है उसके अंदर। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं कि प्लांट को और किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली दो ही रिएक्शंस जो है मेन प्लांट में चलती है, एक तो फोटोसिंथेसिस की और एक रेस्पिरेशन की। ये दो मेजर रिएक्शंस है। तो फोटोसिंथेसिस के हमने क्या क्या बोला था कि जो रॉ मटेरियल होता है हमारा CO2 होता है। CO2 मैंने आपको बता दिया किस लिए, जब कहाँ पर जा रहा है, डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू एंटर हो रहा है। डायरेक्टली कैसे एंटर हो रहा है? डिफ्यूजन के थ्रू। दूसरी चीज आती है वाटर, तीसरी चीज आती है मिनरल्स। ठीक है, ये चीजों की जरूरत होती है प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। और चौथी चीज जो फूड वो खुद ही बना रहा है। बस फूड का क्या होना है? फूड का क्या होना है? ट्रांसपोर्टेशन होना है। फूड का क्या होना है? ट्रांसपोर्टेशन होना है। और उसको ट्रांसपोर्टेशन की जगह भी हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसलोकेशन। क्या बोल देते हैं? ट्रांसलोकेशन बोल देते हैं। चलिए तो बात करते हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स में दो टिश्यूज हैं, पहले भी बता चुका हूँ अपनी क्लास में कि दो मेजर टिश्यूज हैं। पहला टिश्यू आता है आपका जाइलम और दूसरा टिश्यू आता है आपका फ्लोएम। याद रख लीजिएगा, जाइलम हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर प्लस मिनरल्स। ठीक है, वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट ये करा रहा है, जिसको आप एक टर्म भी बोल सकते हैं, दैट इज एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप, क्योंकि वाटर और मिनरल्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल देते हैं? सैप बोल देते हैं। और फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन करा रहा है? फूड का करा रहा है। टिश्यू वाला चैप्टर में हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूरी बात कर ली थी। मेन एलिमेंट हमने इसमें क्या बताया था? वेसल्स और ट्रैकिड्स हैं जो मेन काम करते हैं, वेसल्स करते हैं। और इसमें जो मेन काम करते हैं वो कौन करते हैं? सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ठीक है, कौन करते हैं? सीव ट्यूब एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स। किसकी मदद से? कंपेनियन सेल्स की मदद से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज जाइलम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, या फिर आप कह सकते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो एसेंट ऑफ सैप के लिए कुछ फिजिकल फोर्सेस रिक्वायर्ड होती है प्लांट में, और वो बेसिकली चार तरीके की फिजिकल फोर्सेस हैं। सबसे पहली फिजिकल फोर्स आती है आपकी इम्बाइबिशन। ठीक है, दूसरी आती है आपकी ऑस्मोसिस। बस आपको नाम याद रखने हैं और जो मैं आज बताऊंगा वो समझना है, क्योंकि ज्यादा डिटेल्ड में आपके सिलेबस में नहीं है। तीसरी आती है आपकी कैपिलैरिटी। ठीक है, और चौथी आती है आपकी ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन आप जानते हैं क्या होता है? इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीव्स थ्रू स्ट्रोमेटा इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ये चार चीजें हम आज जानने वाले हैं कि एसेंट ऑफ सैप में ये चार चीजें कैसे मदद कर रही हैं। सबसे पहले इम्बाइबिशन, दूसरा ऑस्मोसिस, तीसरा कैपिलैरिटी और चौथा ट्रांसपिरेशन पुल।
ठीक है, चलिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखेंगे कि कैसे एसेंट ऑफ सैप हो रहा है, कहाँ कहाँ से उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए डायग्राम दे रखा है हमें, इसको ध्यान से देखेंगे हम डायग्राम को। तो सबसे पहले आप डायग्राम में क्या देख रहे हैं कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ से होता है, पानी का रूट हेयर से। ठीक है, किससे हो रहा है पानी का एब्जॉर्प्शन, रूट हेयर से। ठीक है, यानी कि सबसे पहले पानी का जो अडेशन होगा वो कहाँ पर होगा, रूट हेयर। ठीक है, कहाँ पर होगा, रूट हेयर पर। तो रूट हेयर पर क्या होता है, रूट हेयर बेसिकली एपिडर्मल सेल का इलोंगेशन होता है, यानी कि सिंगल सेल ऑफ एपिडर्मिस इलोंगेट होकर क्या बना लेता है, रूट हेयर बना लेता है। तो सपोज कीजिए देयर इज अ सेल, और उस सेल के ऊपर यहाँ पर किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, रूट हेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। उस सेल के ऊपर यहाँ पर किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, रूट हेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं वो यहाँ पर आकर चिपक जाती है, जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं वो यहाँ पर आकर चिपक जाती हैं, और यहाँ पर आने को जो चिपकने को जो सरफेस एब्जॉर्प्शन होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्बाइबिशन। यानी कि ये जो सरफेस एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर के मॉलिक्यूल्स का ऑन द सरफेस ऑफ रूट हेयर इज नोन एज इम्बाइबिशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्बाइबिशन बोलते हैं। उसके बाद ये पानी अंदर एंटर करता है रूट हेयर में, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये सॉइल वाटर दिखा रखा है, और पानी अब यहाँ से रूट हेयर के अंदर जाता है। ठीक है, अब ये रूट हेयर के जो अंदर जाता है, आपका पहला प्रोसेस मैंने बता दिया। दूसरा प्रोसेस होता है आपका ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट्स उनकी हायर कंसेंट्रेशन से उनकी लोअर कंसेंट्रेशन में। ठीक है, उनकी हायर कंसेंट्रेशन से उनकी लोअर कंसेंट्रेशन में। ठीक है, तो अंदर पानी की कंसेंट्रेशन लोअर कैसे मेंटेन होती है, कि जो एपिडर्मल सेल का वैक्यूल होता है। ठीक है, जो एपिडर्मल सेल का क्या होता है, वैक्यूल होता है, उसमें जो सैप होता है वो पहले से ही मिनरल्स को स्टोर करके रखता है अपने अंदर, जिससे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है, और इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने की वजह से वाटर जो है वो अंदर एंटर करना शुरू कर देता है। ठीक है, आई बात समझ में, फिर से बता देता हूँ कि जो एपिडर्मल सेल होता है, रूट हेयर होता है, उसमें जो वैक्यूल होता है उसके अंदर सैप होता है। सैप में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, आयंस पाए जा रहे हैं, इन आयंस की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और सॉल्यूट कंसंट्रेशन की वजह से, बढ़ने की वजह से क्या होगा, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, क्या कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन तो बढ़ गया और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम हो गया, यानी कि वाटर का कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से बाहर जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स का, वो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब ऑस्मोसिस के थ्रू ही पानी सेल टू सेल मूव करता हुआ आगे बढ़ेगा, और आपका कहाँ पहुंच जाएगा, जाइलम वेसल में। ये देखो, ये जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिखा रखा है हमें, दिस इज जाइलम वेसल, और यहाँ से यहाँ पानी मूव करके फाइनली जाइलम वेसल पर पहुंच गया। अब यहाँ तक तो पहुंच गया, अब हाइट पर चढ़ना थोड़ा सा इसके लिए काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जानी है। तो यहाँ पर दो चीजें काम करती हैं, दो चीजें तो मैं आपको बता चुका हूँ, इम्बाइबिशन और ऑस्मोसिस। अब तीसरी चीज आती है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी का मतलब होता है कि ये जो आपकी जाइलम वेसल्स होती हैं, जो जाइलम वेसल्स होती हैं, ये बहुत ही ज्यादा थिन होती हैं। कैसी होती है, थिन होती है, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स इससे चिपक जाते हैं अंदर, और आराम से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, बट अप टू अ सर्टेन हाइट, थोड़ी सी ही हाइट तक वो मूव कर पाएंगे, ज्यादा हाइट तक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर दो तरीके की फोर्स लगती है, एक तो होती है कोहेसिव और एक होती है अडेसिव। ठीक है, कोहेसिव फोर्स क्या होती है, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल से अटैचमेंट होती है। ठीक है, दैट इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। और वाटर का मॉलिक्यूल जो सरफेस पर चिपक रहा है वो बोलते हैं हम अडहेसिव फोर्स, उसको क्या बोल रहे हैं, अडहेसिव फोर्स। तो इन दो फोर्स की वजह से पानी ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू होता है, और फाइनली जो लास्ट फोर्स आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी, दैट इज ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है हमारी, वो क्या है, ट्रांसपीरेशन पुल है। तो ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है, जैसे ही यहाँ से ट्रांसपीरेशन होता रहता है, तो जो ड्रॉपलेट वाटर की यहाँ से इवापोरेट होके बाहर निकल रही है, वो एक स्पेस क्रिएट कर देती है। स्पेस क्रिएट करना यानी कि एक वेकेंट प्लेस, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से जो नीचे वाली ड्रॉपलेट होती है वो ऊपर मूव हो जाती है। ऐसे ही कर करके कंडक्टिंग चैनल बन जाता है, कि नीचे वाली ड्रॉप ऊपर, नीचे वाली ड्रॉप ऊपर, और ऐसे ही कर करके ड्रॉप्स आपस में जब खत्म हो रही हैं, वहां से इवापोरेट हो रही है लीफ के सरफेस से, तो एक ड्रॉप की जगह दूसरी ड्रॉप ले लेती है। ठीक है, एक ड्रॉप की जगह
दूसरी ड्रॉप ले लेती है और ऐसे ही कर करके पूरा चैनल बन जाता है। और इसी पुल को जो ऊपर की तरफ इसको पानी को खींचता है, इसी पुल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। ठीक है, इसी पुल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपिरेशन पुल बोल रहे हैं। तो ऐसे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, आप हमेशा याद रखिएगा। मैंने इसमें बहुत कंसाइज करके बता दिया है आपको, वरना ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने बहुत छोटा करके आपको समझा दिया है। अगर फिर से आप इसको मूवमेंट देखना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखो कैसे मूवमेंट हो रहा है, कि सबसे पहले रूट हेयर में आया, उसके बाद एपिडर्मिस के रूट हेयर में, फिर कॉर्टेक्स में गया, ये वाला रीजन कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल से होता हुआ जाइलम में, और जाइलम में पहुंचने के बाद ये ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, तो ये फोर्सेस जो है वाटर के मूवमेंट में मदद कर रही हैं। और खास बात क्या है कि रात के समय एक और प्रेशर होता है जो मदद करता है, क्योंकि दिन में होगा ट्रांसपिरेशन तो रात में तो होगा नहीं। अब रात में कौन सी फोर्स होगी जो पानी से थोड़ा बहुत ऊपर खींचेगी, वो कहलाता है हमारा रोड प्रेशर। वो कौन सी फोर्स होती है, रोड प्रेशर होती है, जो रात के समय पानी को ऊपर चढ़ाने में मदद करती है। और आपने कई बार देखा भी होगा, सुबह सुबह आपको अर्ली इन द मॉर्निंग ड्रॉपलेट्स दिखती हैं लीफ के मार्जिन पर, और वो किसकी वजह से होती है, रोड प्रेशर की वजह से। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गटेशन। ठीक है, प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, गटेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम वेसल्स। ये इसमें सब कुछ बता दिया मैंने, ये जो आप देख रहे हैं चारों फोर्स क्लियर हो गए। सबसे पहले इम्बाइबिशन, उसके बाद ऑस्मोसिस, उसके बाद आती है आपकी कैपिलैरिटी, और उसके बाद आता है ट्रांसपिरेशन पुल। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन बाय फ्लोएम। तो फ्लोएम के केस में देखो क्या होता है कि जो फूड का प्रोडक्शन हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, लीफ में हो रहा है। फूड का प्रोडक्शन कहां हो रहा है, लीफ में। अब पीछे जो अभी हमने देखा उसमें क्या होता है, मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होता है, कि बस नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, क्या कि यूनिडायरेक्शनल है जाइलम के केस में, पानी नीचे से ऊपर जा रहा है। बट अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या देखते हैं कि इसमें ऊपर से नीचे भी आ रहा है फूड, कि अगर मान लीजिए लीफ यहाँ है तो यहाँ से फूड नीचे भी आ रहा है, इसलिए हम इसको बाई डायरेक्शनल बोल देते हैं। ठीक है, बाई डायरेक्शनल यानी कि दो डायरेक्शन में, या फिर मल्टी डायरेक्शनल कह सकते हैं। ऐसे भी मूव हो रहा है फूड का, ऐसे भी मूवमेंट हो रहा है, और ऐसे भी मूवमेंट हो रहा है, हर डायरेक्शन में फूड का मूवमेंट हो रहा है। चलिए तो ट्रांसलोकेशन बाय फ्लोएम जो है उसको हम बोलते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या कहता है कि जो फूड का ट्रांसलोकेशन हो रहा है जाइलम के थ्रू, सॉरी फ्लोएम के थ्रू, जो फूड का ट्रांसलोकेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, लोडिंग और अनलोडिंग, दो चीजें आ रही है इसमें। एक चीज आ रही है आपकी लोडिंग, ठीक है, और एक आ रही है अनलोडिंग। ठीक है, पहली चीज क्या है, लोडिंग, कि फूड को लोड किया जा रहा है, कहाँ से, सोर्स से जहां पर वो बना है। और दूसरी हो रही है अनलोडिंग, यानी कि कहां पर, जहां पर जरूरत है, यानी कि सिंक में। ठीक है, चलिए क्या होता है कि जहां से सोर्स से फूड का प्रोडक्शन हुआ, मान लीजिए यहाँ पर ये आपका लीफ का सेल है, यहाँ पर फूड का प्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे कंपेनियन सेल की मदद से इस फूड को डाला जाता है किसमें, फ्लोएम के सीव ट्यूब एलिमेंट में। इस फूड को किसमें भेजा जा रहा है, सीव ट्यूब एलिमेंट में। ठीक है, किसमें भेजा गया, सीव ट्यूब एलिमेंट में, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन, यानी कि एटीपी का यहाँ पर यूटिलाइजेशन हुआ, और इस एनर्जी की मदद से फूड लीफ के सेल से कहां पर आया, सीव ट्यूब एलिमेंट में। अब जैसे ही सीव ट्यूब एलिमेंट में फूड आता है तो वहां पर क्या होता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और सॉल्यूट कंसंट्रेशन की बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जो सेल के आसपास का पानी होगा वो उसके अंदर आ जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, अब जो सेल के आसपास का पानी था उसके अंदर आ गया, तो इसमें क्या हो गया, पूरे सेल में प्रेशर बढ़ गया। इस पूरे सेल में क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि इस प्रेशर को डिक्रीज करना है, और ये उसको देना है जहां पर प्रेशर कम हो। और प्रेशर कम कहां पर होगा, जहां पर फूड की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, प्रेशर कम कहां पर होगा, जहां पर फूड की रिक्वायरमेंट होगी। अब फूड की रिक्वायरमेंट कहां पर है, जहां पर कोई प्रोसेस हो रहा है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर हमारी बात समझ में आ जाती है कि आप इसको ऐसा समझेंगे कि मान लीजिए ये आपका सोर्स है जहां पर फूड प्रोड्यूस हुआ, सोर्स, इसने कंपेनियन सेल की मदद से, ठीक है, कंपेनियन सेल की मदद से फूड कहां पर दिया, सीव ट्यूब एलिमेंट में। ठीक है, अब फूड किसके अंदर आ चुका है, सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर आ चुका है। अब इसके अंदर पानी आ जाता है आसपास से ऑस्मोसिस के थ्रू, तो क्या हो जाता है, प्रेशर
इंक्रीजेस, ठीक है, प्रेशर इंक्रीजेस। और अब ये किसका काम कर रहा है, सोर्स का काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया फूड। अब ये किसको देगा, जिसमें प्रेशर कम होगा, लेस प्रेशर वाले को। तो यहाँ पर मान लीजिए आसपास कोई सेल है उसमें प्रेशर कम है, ये उसको फूड दे देगा। और प्रेशर कम होने की वजह से फूड यहाँ पर आराम से डिफ्यूज हो जाएगा, और फिर इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, ये अपने से कम वाले को दे देगा। ऐसे ही कर करके फूड का ट्रांसलोकेशन होता रहेगा, ठीक है। फूड का क्या होता रहेगा, ट्रांसलोकेशन होता रहेगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ऐसे ही प्लांट में सिंपल ट्रांसपोर्टेशन होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि एसेंट ऑफ सैप है, हमने बोला था कि गैसेस तो डायरेक्टली डिफ्यूज हो रही हैं। एसेंट ऑफ सैप में ये फोर्सेस लग रही हैं, इम्बाइबिशन यानी कि सरफेस एब्जॉर्प्शन, इम्बाइबिशन यानी कि सरफेस एब्जॉर्प्शन, सिर्फ सरफेस पर एब्जॉर्प्शन होना, ठीक है। उसके बाद ऑस्मोसिस क्या था, फ्रॉम हायर टू लोअर, वाटर के मॉलिक्यूल्स का याद रखना हमेशा। बात किस पर हो रही है, सॉल्वेंट पर, कभी आप पूरे सॉल्यूशन की बात करें, सिर्फ सॉल्वेंट की बात हो रही है। उसके बाद कैपिलरिटी यानी कि थिन ट्यूब्स, जो थिन ट्यूब्स हैं आपकी। और फाइनली ट्रांसपिरेशन पुल यानी कि पुल ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ठीक है। किसकी वजह से पुल क्रिएट हो रहा है, पुल ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन खत्म हो जाता है, और इसकी लाइफ प्रोसेस की एक और वीडियो आएगी एक्सक्रीशन की, और ये आपका चैप्टर खत्म। उसके बाद हम शुरू करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जरूर देखें। तब तक इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब